नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए समान अध्ययन पेपर में देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आपको भी पता होगा कि एलटी ग्रेड एग्जाम में टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से 120 क्वेश्चन वो आपके सब्जेक्ट से होगा और 30 क्वेश्चन ये सभी के लिए कॉमन होता है जीएस में। तो ये है भारतीय अर्थव्यवस्था के जो क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे, ये आपके जीएस वाले पार्ट के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो यदि अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और आपको बता दें कि यदि आप एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके आप जो है करीब 20 प्रैक्टिस सेट अपलोड किया गया है, उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अकेडमी पे बी रिजोल्यूशन बैच फॉर यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए यह बैच 4 जनवरी 2022 से शुरू कर दिया गया है। तो यदि आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के अपनी तैयारी को कर सकते हैं और आप एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल दे दिया गया है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। और इसका लैंग्वेज हिंदी है और कोर्स का ड्यूरेशन जो है 3 मंथ का है। तो आप डिटेल जो है चेक कर सकते हैं। साथ में यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यदि आप हमारा रेफरल कोड यूज़ करेंगे एग्जाम लर्नर तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और अनअकैडमी पे अभी मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चलाया जा रहा है। यदि आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। साथ में यदि आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3 मंथ का जो है फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। ये ऑफ़र आपका 7 जनवरी से लेकर के 12 जनवरी 2022 तक है। तो नीचे जो है डिटेल्स दे दिया गया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। और यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम के लिए प्रग टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। और ये वीकली फ्री मॉक टेस्ट सीरीज है जो कि 20 मिनट में 20 क्वेश्चन इसमें सॉल्व कराए जाते हैं। और रैंक 1 लाने वाले जो है कैंडिडेट को इसमें अमेजन वाउचर जो है भी दिया जाता है। और इसका डिटेल जो है आप देख सकते हैं। प्रत्येक फ्राइडे को जो है ये 19 नवंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक ये जो है टेस्ट सीरीज है। और इसका टाइमिंग है 2 बजे और शाम को 7 बजे इसका एनालिसिस भी कराया जाएगा। तो नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में इसका डिटेल दे दिया गया है, वहाँ पे जाके जो है आप चेक कर सकते हैं और इस टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है। 4 विकल्प है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हुआ, ये एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था ये अल्प विकसित है और इसे जो है विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व जो है ये भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का किसने आकलन किया था। तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था। और यह 1868 ईस्वी में इनके द्वारा अनुमान लगाए गए थे। और उनके पुस्तक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें ये प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत की और राष्ट्रीय आय कौन अनुमानित करता है। तो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन की, तो 1951 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है। तो यह है सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या के अनुमान के नए मानक निर्धारित करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति गठित की थी। निम्न में से इस समिति के कौन अध्यक्ष थे। तो इस समिति के अध्यक्ष थे सुरेश तेंदुलकर। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या के नए मानक निर्धारित करने के लिए भारत सरकार द्वारा जिस समिति का गठन किया गया था उसके अध्यक्ष सुरेश तेंदुलकर थे और इसे तेंदुलकर समिति के नाम से जाना जाता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः अर्थ होता है कि, तो इसका अर्थ होता है श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।
प्रच्छन्न बेरोजगारी उस अवस्था को इंगित करता है जब कार्यरत जनबल में से कुछ श्रमिकों को हटा लिए जाने पर भी कुल उत्पादन में कमी नहीं आती है, तो वह प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाता है। अगला प्रश्न, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थापित है? तो आप सबको पता होगा ये कानपुर में है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृषि वित्त एवं पुनर्वित्त में सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? तो वह है नाबार्ड। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नाबार्ड का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नलिखित में से किस योगदान से जाना जाता है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो सी ऑप्शन सही होगा, खाद्यान्न आपूर्ति के नाम से। भारतीय अर्थव्यवस्था में अब कृषि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए वह खाद्यान्न आपूर्ति का एकमात्र स्रोत है, जबकि औद्योगिक विकास एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसका योगदान जो है 0 के बराबर है। और राष्ट्रीय आय एवं रोजगार में भी अब इसका योगदान सेवा क्षेत्र में विस्तार होने के कारण घटता जा रहा है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पूछा गया था भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नलिखित में से किस योगदान से जाना जाता है? तो खाद्यान्न आपूर्ति के नाम से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि के निम्न उत्पादिता का कारण नहीं है? तो इसमें आपका सी सही हो जाएगा, सहकारी कृषि। और अगला प्रश्न है, सिडबी की स्थापना की गई है? यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए। देश के लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए सिडबी की स्थापना की गई थी। और ये आपका काम करना कब से प्रारंभ किया? तो 2 अप्रैल 1990 से यह काम करना प्रारंभ किया। सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना 1988-89 की बजट में ही इसकी स्थापना की घोषणा की गई थी, लेकिन ये काम करना शुरू किया 1990 से। अगला प्रश्न, भारत में कोर उद्योग क्या है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन से होगा, उपरोक्त सभी ऐसे उद्योग जिनके विकास के कारण ही उन पर आधारित अन्य उद्योगों का विकास होता है, वह कोर उद्योग कहलाते हैं। कोर उद्योग में आपका विद्युत आ जाएगा, कोयला भी आ जाएगा, पेट्रोलियम भी। तो डी ऑप्शन से होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, निक्की क्या है? तो यह टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में अंश मूल्य सूचकांक है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है? तो नियंत्रित किया जाता है सेबी के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। अगला प्रश्न देखते हैं, दलाल स्ट्रीट स्थित है? तो यह मुंबई में है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी आप लोगों ने इसके पहले देखा सेबी, तो सेबी का मुख्यालय भी मुंबई में है। और दलाल स्ट्रीट पूछा गया कहाँ स्थित है? तो मुंबई में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको सही कौन सा सुमेलित है ये बताना है। तो सबसे पहला जो दिया गया है यहाँ पे बम्बई स्टॉक एक्सचेंज दिया गया, सेंसेक्स से संबंधित है। तो पहला ही आपका यहाँ पे सही है, बाकी सभी जो है गलत है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें डी ऑप्शन आप देख लीजिएगा, आरबीआई की स्थापना 1949 में हुई थी, ये गलत है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। तो राष्ट्रीयकरण पूछा गया जाता तब ये सही होता, लेकिन पूछा गया स्थापना तो 1935 में हुआ था, तो इसलिए डी ऑप्शन सही नहीं है। बाकी आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है, सही है। आरबीआई केंद्रीय एवं राज्य सरकारों का बैंकर है, ये भी सही है। आरबीआई देश की विदेशी विनिमय निधि का अभिरक्षक है, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, बैंक दर से अभिप्राय उस ब्याज दर से है जो, यहाँ पे डी ऑप्शन से होगा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों को दिए जाने वाले ऋणों पर ली जाती है, वह बैंक दर कहलाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं डी ऑप्शन सही हो जाएगा, संपदा कर। संपदा कर ये प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स से अभिप्राय
उन टैक्स से है जिनके मौद्रिक एवं वास्तविक बोझ को दूसरों पर डाला नहीं जा सकता। ऐसे करों से उत्पन्न कराघात एवं करापात ये सीधे सीधे करदाता पर पड़ता है, तो वह आपका डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आएंगे। संपदा कर इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पैन के प्रारंभ में पाँच अंग्रेजी के अक्षर होते हैं, जैसे AFZPK, फिर जो है 7190K। इसमें P क्या दर्शाता है? तो P दर्शाता है पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वित्त आयोग का गठन, तो C ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 वर्ष में एक बार होता है। और ये आर्टिकल पूछा है तो आर्टिकल 280 यानी कि अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर किए जाने का भी व्यवस्था है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन दो परोक्ष कर हैं? तो इसमें C ऑप्शन सही होगा, बिक्री कर एवं उत्पाद शुल्क। C ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और ये केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले जो है परोक्ष कर हैं। उत्पाद शुल्क हो गया, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, ये सभी केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न है भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है? तो C ऑप्शन सही होगा, अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन। C विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में राज्यों के अवस्थापन सुधार के लिए ऋण एवं अनुदान निम्नलिखित में से किस एक संस्था द्वारा दिए गए हैं? तो ये दिया गया है विश्व बैंक के द्वारा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन उद्देश्य नहीं है? तो इसमें बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वित्तीय समावेशन के उद्देश्यों में बैंकिंग अधोसंरचना को विस्तृत करते हुए गरीब आदमी के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना और कमजोर वर्ग की संभावित समृद्धि के द्वार खोलना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का प्रसार शामिल है। और इसके तहत बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना सम्मिलित नहीं है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, नीति आयोग की स्थापना किस प्रकृति की संस्था है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं। केंद्र सरकार द्वारा सरकार के थिंक टैंक के रूप में उसे नीतिगत एवं निर्देशात्मक गतिशीलता प्रदान करने और केंद्र और राज्य स्तर पर जो है सरकार को नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक महत्वपूर्ण रणनीतिक एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराने के मूल उद्देश्यों के साथ योजना आयोग का स्थान लेने के लिए नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो 1 जनवरी 2015 को किया गया है। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है जिसको केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के माध्यम से स्थापित किया गया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नीति आयोग याद रखिएगा एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। किसके स्थान पर? तो योजना आयोग के स्थान पर। अगला प्रश्न, भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर है? तो इसमें आगरा, दिल्ली और जयपुर आ जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। और अगला प्रश्न, इंटीग्रेटेड लो कास्ट सैनिटेशन योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया, यह व्यवस्था साझेदारी के आधार पर वित्त पोषित है। दूसरा है केंद्रीय राज्य योगदान 75% है। तीसरा राज्य योगदान 25% है। इन कथनों में से सही कथन कौन सा है? तो यहाँ पे पहला और दूसरा तो सही है, लेकिन तीसरा यहाँ पे गलत है। तो 1, 2 यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, देश की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? तो डी ऑप्शन सही होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में। पहले भी बताया जा चुका आपको कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की संज्ञा जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को दी जाती है, क्योंकि यह सार्वजनिक तथा पूंजीवादी दोनों प्रकार के उद्योग हैं यहाँ। अगला प्रश्न है, भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो कल्याण अर्थशास्त्र में दिया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? तो आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यतः किसी वस्तु की मांग व आवश्यकता किस पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करता है क्रय की इच्छा व आवश्यकता पर। ये विकल्प सही हो जाएगा। हस्तक्षेप की नीति किस तरह की अर्थव्यवस्था का अंग है? तो यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अंग है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। किसने श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किया था? तो स्मिथ ने किया था, एडम स्मिथ। सी ऑप्शन यहाँ पे
सही हो जाएगा। सर्वप्रथम एडम स्मिथ ने ही श्रम विभाजन की धारणा का प्रतिपादन किया था और स्मिथ के अनुसार किसी देश का श्रम संबंधित राष्ट्र की वास्तविक पूंजी होती है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो यह रॉबिन्स का कथन है, बी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। इकोमार्क चिन्ह यह किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं से, सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। प्राथमिक क्षेत्र से आशय है, तो प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि से, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और आपको पता होगा इसमें 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। तो द्वितीयक क्षेत्र उद्योग से संबंधित है और तृतीयक क्षेत्र यह सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या बढ़ने का भारत में मुख्य क्या कारण है? तो मृत्यु दर में कमी, ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत में आज़ादी के बाद से स्वास्थ्य सुविधाओं में काफ़ी उन्नति हुई है, जिसकी वजह से मृत्यु दर में काफ़ी कमी आई है, परंतु जो है जन्म दर में उतनी तेज़ी से कमी नहीं आई है जितनी तेज़ी से मृत्यु दर में कमी आई है। इसी कारण से जो है भारत में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, मृत्यु दर में कमी। अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य है? तो मुख्य कार्य है बहुपक्षीय व्यापार संबंधों को यानी कि सदस्य देशों के जो सुकर बनाना और व्यापार नीतियों की समीक्षा करना। अगला प्रश्न है, सामान्यतः विश्व बैंक देता है? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा सी ऑप्शन, दीर्घकालिक ऋण देता है विश्व बैंक। और अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी? तो 1995 में WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। स्थापना से पूर्व यह संगठन गैट के रूप में जाना जाता था, GATT, गैट के रूप में इसे जाना जाता था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो वह राजकोषीय घाटे का, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अस्थायी तौर पर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो मुद्रा आपूर्ति में कमी का, बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। रिजर्व बैंक अपनी मौद्रिक नीति के माध्यम से बाजार में मुद्रा का प्रवाह कम कर देती है, जिससे बाजार मंद हो जाता है तथा मुद्रास्फीति में कमी आती है। अगला प्रश्न है, बहुचर्चित आर्थिक सुधार कार्यक्रम भारत में कब लागू किया गया? तो ये लागू हुआ था 1991 में, बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य निम्न में से कौन सा संगठन करता है? तो आपको पहले भी बताया जा चुका है, कौन करता है? सेबी यानी कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सेबी का फुल फॉर्म आपको बताया गया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, धारणीय कृषि का अर्थ है? तो इसका अर्थ है भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। और भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो वह है राजकोषीय घाटे का, ये भी आपको बताया गया है। और किसी देश का जीवन स्तर किससे मापा जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय से मापा जाता है, बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? तो बताया जा चुका है, दादा भाई नौरोजी ने। और कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार भारत में क्या है? तो वह है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर ही महंगाई की सही स्थिति सामने आती है, क्योंकि उपभोक्ता खुदरा मूल्य पर ही वस्तुओं की खरीद करता है। और अगला प्रश्न है, भुगतान संतुलन पद किसको संदर्भित करता है? तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, बी विकल्प सही हो जाएगा। परिसंपत्तियों एवं दायित्वों के बीच की भिन्नता को भुगतान शेष के अंतर्गत वस्तुओं तथा सेवाओं की समस्त प्राप्तियां तथा अन्य देशों के माध्यम से किए गए सभी भुगतानों का विवरण दिया जाता है। और अगला प्रश्न है, आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को जिस नाम से जाना जाता है वह है? तो सीमा कर के नाम से जाना जाता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि कस्टम ड्यूटी के नाम से जाना जाता है। इस पर पूर्ण रूप से
केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है कस्टम ड्यूटी पर। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।